अंधेरे को कोसने के बजाय बेहतर होगा छोटा सा दीपक जलाएं। महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। महान आदमी कथनी में कम और करनी पर ज्यादा भरोसा करता है। खामोशी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, जो उसके सारे रहस्य को उजागर होने से रोकती है और उसको खुद को रहस्य उजागर करवाती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले एक महान दार्शनिक, द ग्रेटेस्ट ईस्टर्न फिलोसफर, फर्स्ट चाइनीज टीचर, एक ह्यूमनिस्ट, एक मोरलिस्ट, एक सेकुलरिस्ट और तो और एक पॉलिटिशियनिस्ट। दोस्तों, अनबिलीवेबल, इतना सब कुछ होना अनबिलीवेबल। ये एक धार्मिक नेता भी थे, एक धार्मिक गुरु भी थे, ये एक मेडिटेशन स्पीकर, मेडिटेशन टीचर भी थे और मोटिवेशन स्पीकर भी थे। इनकी उपाधियां हम बोलने पे हमारे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं। दोस्तों, उस महान शख्स का नाम है कन्फ्यूशियस, जो भगवान बुद्ध और महावीर जैन स्वामी के समकालीन है। लोग इन्हीं तो जानते हैं पर महान कन्फ्यूशियस जी को नहीं जानते, जो कि उन्हीं के टाइम के पैदा हुए थे और उन्हीं के टाइम में ही इनके भी विचार फैले थे। लोगों ने जाना था कि किस तरह से कन्फ्यूशियस की विचारधारा को समझकर हम कन्फ्यूशियनिज्म, द वे ऑफ लाइफ के नाम से जाने जाने वाली यह विचारधारा किस तरह से लोगों को बदल सकती है। बिना वक्त जाया करे पहले हम चीन की महान हिस्ट्री को समझ। चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री, कहा जाता है एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जो चाइना के कई सारे प्रदेशों को प्रभावित कर दिया था। कई सारे कबीले उजड़ गए थे और ट्राइबल्स जो थे काफी जगह तबाह हो गए थे। उसी के बाद कई सारे नए नए राजवंशों का उदय होने लग गया। उसी में से एक वंश था सिया राजवंश, जो कि 2070 से 1600 BC तक राज करा और ये चाइना का पहला राजवंश माना जाता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं सांग वंश। सांग वंश ने दोस्तों 1600 से 1046 BC तक राज करा। दोस्तों, ये चाइना का ब्रॉन्ज एज पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसी वक्त पे चाइना में पत्थर के नकड़ों का विकास हुआ, नई नई लेखन कला का विकास हुआ, नए नए तरह के जितने भी आप देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में चाइना की कई सारी विरासतें हैं, वो इसी वक्त पे इसी पीरियड में विकास होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों आता है झाओ वंश, जो दुनिया के, चाइना के ही नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा राज करने वाला वंश माना जाता है। झाओ वंश 1046 BC से 221 BC तक इसने रूल करा और तो और इसी से बिलोंग्स करते थे हमारे कन्फ्यूशियस जी। झाओ वंश के बारे में समझने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। दोस्तों, झाओ वंश जो है वेस्टर्न झाओ और ईस्टर्न झाओ जो राजवंश दो भागों में बटा था। इसी भागों को हम थोड़ा और अच्छे से बांटते हैं तो 771 BC से 475 BC का जो पीरियड होता है स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड माना जाता है चाइना का। और इसके बाद 475 से 221 BC का जो पीरियड होता है वो वॉरिंग स्टेट पीरियड माना जाता है। वॉरिंग स्टेट पीरियड मतलब कि युद्ध काल। इसमें इस पीरियड में सबसे ज्यादा युद्ध हुए थे और तो और 7 राज्यों के बीच में ये युद्ध हुए थे। उनको 7 प्रोमिनेंट स्टेट्स बोला जाता है चाइना के। तो सुन लेते हैं कौन थे वो 7 चाइना के राज्य। पहला राज्य था क्विन, फिर था कुई, फिर था चू, फिर था यन, फिर था हन, फिर था झाओ, फिर था वेई। इन 7 राज्यों के बीच आपस में कई सारी लड़ाइयां होती रहती थी और मतलब कि एक सोशल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चाइना में। फिर इसके बाद कई सारे अटैक्स भी हुए चाइना में। बारबेरियंस ने अटैक करा, कई सारे झाओ की कैपिटल्स में आके अटैक होते रहते थे। और सोचिए फिर भी एक ऐसा राजवंश जो 1000 साल लगभग बोले तो 1000 साल राज करा, वो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूशियस की सोच और विचारधारा पर आधारित हो सकता है, इतना महान राजवंश। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं क्विन राजवंश, जो कि क्विन राजवंश दोस्तों ये चाइना का पहला ऐसा राजवंश था जो कि चाइना पर एक छत्र शासन करा था और संपूर्ण चाइना पर एक छत्र शासन हो गया था। और एक छत्र शासन करने वाले पहले चीनी राजा क्विन शी हुआंग माने जाते हैं, क्विन डायनेस्टी के। इसके बाद दोस्तों हन डायनेस्टी आती है, जो हमने पहले भी बताया था।
हान डायनेस्टी दोस्तों, इन्हीं के पीरियड में चाइना ने जो दुनिया को सबसे महान देन दी है, कागजी कागज, इन्हीं के पीरियड में विकास हुआ। तो दोस्तों चाइना की महान देन कागज के बाद अब आता है, फिर से अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, कॉन्फ्यूशियस पर। दोस्तों देखिए, कन्फ्यूशियस जो नाम है ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ नाम है। इनका असल नाम जो था एक कॉन्ग फूजी इनका रियल नेम था। 28 सितंबर 551 बीसी में ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम कॉन्ग ही था और इनकी माता का नाम यन जेंगाई था। कहा जाता है कि इनका शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टकारी बीता, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु जब ये 3 साल की उम्र में थे तभी हो गई थी। और तो और कहा जाता है कि इनकी माँ भी 40 साल से कम की उम्र में ही देहावसान हो गया था। तो इतनी कम उम्र में ही माता पिता का गुजर जाना और इतनी युवा अवस्था में अपने आप को संभालना तो काफी ज्यादा कष्टकारी रहा ही रहा। तो एजुकेशन में भी कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम आई। दोस्तों कहा जाता है कि पहले चाइना में 6 तरह के एजुकेशन दिए जाते थे, जिन्हें लुई गुई नाम से जाना जाता है। लुई गुई में 6 तरह के सब्जेक्ट्स होते थे। पहला था राइट्स, फिर म्यूजिक, फिर आर्करी, फिर चैरिटरिंग, फिर कैलीग्राफी और मैथमेटिक्स। ये 6 तरह के सब्जेक्ट्स होते थे। राइट्स मतलब होता है संस्कार, और चैरिटरिंग मतलब होता है घुड़सवारी, और आर्करी मतलब होता है निशानेबाजी, और मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बात यहाँ पे मेरे को अचानक से ध्यान आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ। कहा जाता है कि म्यूजिक और मैथमेटिक्स दोनों, असल में कहा जाए दोनों अपोजिट सब्जेक्ट हैं, पर दोनों ही यूनिवर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि अगर आपको भगवान को जानना है, वहां पर भगवान को तियान कहते थे, ठीक है। तो भगवान को अगर आपको जानना है तो इनसे आपके जो वेव्स हैं, आपके गले का इस्तेमाल आप अगर अच्छे सीख जाएं, वेव्स है, वाइब्रेशन है, आप अच्छे से अगर सीख जाएं, या गणित में बोले तो संख्याओं का सही से इस्तेमाल सीख जाएं, तो आप यूनिवर्स के मतलब ब्रह्मांड के ज्यादा करीब माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआत में कन्फ्यूशियस को कई सारे पद संभालने को मिले, क्योंकि कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंट तो थे ही थे, बट ये अंदर से एक विनम्र थे और एक इनमें आंतरिक स्थिरता थी, और बहुत ही कम बोलते थे और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा बातें बोल के चले जाते थे। तो शुरुआत में इनको कुछ बहुत सारे पद मिले। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मिनिस्टर का पद मिला, और तो और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का पद मिला, और तो और कई सारे ऐसे बड़े बड़े राज्य प्रशासन में पद मिले, जिससे कि इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे काम करे। बट कहा जाता है कि इनकी कई लोगों से बन नहीं पा रही थी, बिकॉज इसका कई सारा कारण था कि इनकी पॉलिसी जो थी बहुत ही अलग तरीके की थी। इनका मानना था कि लोगों को एक चांस देना चाहिए, लोगों को एक मौका देना चाहिए, बट वहाँ का शासन जो था वहाँ मदद नहीं करता था, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता था। तो कई बार इनको बुरा लगा और फिर इन्होंने सोचा कि अब मुझे देश निकाला दे दिया गया है और उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए पहले के टाइम में लोगों को क्या होता था कि लोग ट्रेवलिंग पर निकल जाया जाते थे। कुछ भी नया अगर सीखना है तो लोग ट्रेवलिंग पर निकल जाते थे, भ्रमण करने चले गए, और संपूर्ण चाइना का फिर इन्होंने भ्रमण किया। कन्फ्यूशियस जी का संपूर्ण चाइना भ्रमण करीब 12 साल लगे इस यात्रा को होने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र हमने प्रस्तुत कर दिया है। और 12 साल के इस भ्रमण में उन्होंने कई सारी टीचिंग सीखी, कई सारी बातें सीखी, और जब वो 12 साल बाद लौटे तब उनकी उम्र थी 68 ईयर्स ओल्ड। और तब उनकी टीचिंग्स तो वही थी, उनकी बातें आज भी वही थी, पर उनको बोलने का तरीका अब उन्होंने इस तरह से बदल दिया था कि पूरा चाइना उन्होंने हिला कर रख दिया था कि कन्फ्यूशियस नाम का कौन व्यक्ति है। तो सुनिए उनकी पहली टीचिंग्स की पहली बातें। उन्होंने पहले चाइना में दोस्तों क्या था कि प्राइवेट टीचर्स बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। टीचर्स लोग खुद से कुछ सीखना ही नहीं चाहते थे। असल में लोगों के पास खुद की नॉलेज का था ही नहीं। तो उन्होंने 3 तरह के बुद्धि प्राप्ति के मार्ग बताए। तो दोस्तों बुद्धि अर्जित करने के 3 मार्ग होते हैं कन्फ्यूशियस के अनुसार। पहला होता है चिंतन, जो कि सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। फिर इसके बाद आता है अनुकरण, जो कि सबसे सामान्य मार्ग माना जाता है। फिर इसके बाद आता है अनुभव। देखिए ये सबसे कठिन मार्ग माना जाता है। चिंतन में क्या होता है, इंसान खुद से सीखता है, खुद को जानता है, स्वयं को जानना ही चिंतन करना है, और यही एक टीचिंग टाइप्स माना जाता है। इसके बाद आता है अनुकरण में किसी दूसरे के द्वारा, मतलब कि किसी टीचर से सीखना। इसके बाद आता है दोस्तों अनुभव करना। अनुभव में क्या होता है कि सबसे कठिन कहने का कारण उनका ये है कि मान लीजिए 100 इंसान, तो मतलब 100 तरह की सोच, एक तरह को 100 नजरिए से देखना,
ये अनुभव होता है, हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें सुनकर पूरे चीन में हाहाकार मच गया था कि कौन है ये कन्फ्यूशियस। लोगों के जानने की उत्सुकता काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। फिर तभी इन्होंने एक अपने एनालिटिक्स टीचिंग टाइप्स दिए, मतलब कि साहित्यिक संग्रह दिया अपने टीचिंग टाइप का। तो उनमें इनकी क्या टीचिंग थी, समराइज्ड वे में हम समझाएंगे। पहली थी इनकी टीचिंग कि हेवन और अर्थ की पूजा करें, मतलब कि स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करें। दूसरी थी हमारे अंदर एक इंडिविजुअल यूनिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज सेल्फ कल्टीवेशन होना चाहिए। और चौथी चीज सेल्फ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। सेल्फ कल्टीवेशन में क्या होता है, हम खुद को एनर्जाइज करें, खुद को यूनाइट करें, खुद को ही अपने अंदर की जो शक्ति है हमारे अंदर मौजूद है उसके द्वारा लोगों को प्राप्त करें, उसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें। इसके बाद इनकी टीचिंग क्या थी कि एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करना, और तो और एटिक्वेट्स आर डेली बिहेवियर। एटिक्वेट्स मतलब कि शिष्टाचार, अच्छे आचार, अपने डेली बिहेवियर में अच्छे आचार को लाना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग ज्ञान देते हैं और कुछ करते तो है नहीं। तो सुन लीजिए, एक फैक्ट है, कहा जाता है कि एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट के बारे में कन्फ्यूशियस ने बोला था, और खुद उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट करी आप पहले ये फैक्ट सुनिए। कहा जाता है कि इनकी माँ की मृत्यु के 3 साल तक पश्चात 3 साल पश्चात इन्होंने लगातार शोक जताया और तो और दुख वियोग में जिए। तो सोचिए 3 साल मृत्यु के बाद, माता की मृत्यु के 3 साल बाद ये पछताते ही रहे। फिर इसके बाद दोस्तों आती है इनकी फिलॉसफी टीचिंग, जो कि ये खुद फिलोसफर थे। तो इनकी टीचिंग कुछ इस तरह से थी। पहला था कंपैशन मतलब कि दया और सहानुभूति। इसके बाद आता है रिचुअल प्रोप्रियरिटी। फिर आता है रिचुअल प्रोप्रियरिटी मतलब कि योग्यता। इसके बाद आता है दोस्तों जस्टिस मतलब न्याय। फिर इसके बाद आता है नॉलेज मतलब कि ज्ञान। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इंटीग्रिटी मतलब कि अखंडता और एकता। तो दोस्तों ये इनकी टीचिंग के बिहेवियर थे, 6 तरह के थे। इसके बाद दोस्तों इनकी एक फैक्ट ये निकल के आता है कि ये कहते थे कि ह्यूमंस आर फंडामेंटली गुड बाय बर्थ बट दे आर बैड बिकॉज दे कॉज ऑफ ब्रेन वॉशिंग। मतलब कि इंसान जब पैदा होता है तो वो अच्छा ही होता है, पर यहाँ के आचरण में, यहाँ के माहौल में उसका ब्रेन वॉश इस तरह से होता है कि वो उस हिसाब से ढल जाता है जो उसको गलत लगता है और गलत। दोस्तों कन्फ्यूशियनिज्म द वे ऑफ लाइफ नाम से जानी जाने वाली सोच, इसको रिविजन भी बोला जाता है। ये सोच सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कम्युनल स्टेबिलिटी, हार्मोनल स्टेबिलिटी और कई सारी चीजों में स्थिरता लाने के लिए करी गई ये सोच थी। और तो और झाओ डायनेस्टी के बारे में हम तो बता ही चुके हैं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मानी जाती है। रूलर सबसे ज्यादा समय तक राज करा, तकरीबन 1000 साल। और तो और इस सोच का दमन किस तरह से हुआ, सबसे बड़ी चीज जो होती है। तो दोस्तों इस सोच का दमन होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था, कम्युनिज्म की सोच, मार्क्सिज्म की सोच और तो और उग्रतावादी रेडिकल सोच। तो इस सोच ने कैसे दमन किया सुनिए। स्क्रैपिंग कन्फ्यूशनिज्म के नारे लगने लग गए कि मतलब कि इस सोच का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चाइना के माओवादी जो सोच थी, माओस और डाउन्स लोग जो थे, उनका मानना था कि हम अंग्रेजों के गुलाम, बोले तो पहले अंग्रेजों ने काफी लोगों को गुलाम बनाया था 2 देशों को। तो उनका मानना था कि हम गुलाम इसीलिए बने हैं कि हम सभी के लल्लो चप्पों में लगे रहते हैं और अपने देश को धीरे धीरे अंग्रेजों के ब्रिटानी हाथों में गुलाम करवाते जा रहे हैं। तो हमें क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने चाहिए, तभी हमें यह देश आजाद मिलेगा। तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात बोल दी कि जब तक हम अपनी संस्कृतियों को गड्ढे में नहीं डालेंगे तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। दोस्तों ऐसी बातों से कहने वाले चाइना के लोगों ने कन्फ्यूशियनिज्म का बहुत ही तेजी से बहिष्कार होने लग गया और कन्फ्यूशियनिज्म की सोच बहुत तेजी से खत्म होने लग गई। और आज के टाइम में लगभग कन्फ्यूशियनिज्म की सोच को लगातार बढ़ाने के कई सारे प्रयास आज भी वहाँ पर चल रहे हैं। चाइना में कई सारे कन्फ्यूशियनिज्म के सेंटर्स खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खोले जा रही हैं, वाइड डिस्ट्रिक्ट्स खोले जा रहे हैं कन्फ्यूशियनिज्म के। आज से कई साल पहले ही चाइना में लगभग कई सारे धार्मिक वो भी खुल रहे हैं, जिससे कि चाइना में दोबारा से इस सोच का जन्म किया जाए, क्योंकि चाइना को लगता है कि वो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के पाथ पर ही आगे नहीं बढ़ सकता, उसको इस सोच को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो दुनिया में अपना सही वर्चस्व सही मायने में फैला सके। क्योंकि क्रूरता नाश की जननी मानी जाती है। और तो और
अखंडता और एकता के लिए स्थिरता बहुत जरूरी होती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं हार्दिक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। दोबारा फिर लौटेंगे एक और अच्छे से अच्छे महान नागरिक